नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके ईवीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपके पेडागॉजी और कंटेंट दोनों होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है आपके पास कि ईवीएस में मैपिंग कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। रिकॉर्डिंग कौशल के लिए आप मैपिंग करते हो, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, या फिर भूदृश्य चित्रण का कौशल, भविष्यवाणी और गणना करने का कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप जो ईवीएस में जो मैपिंग करते हो वो होती है इसलिए ताकि आप क्या है स्थानों के आप समझ रख सको। तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ करने के लिए आप जो है मैपिंग कौशल का यूज करते हो। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका कक्षा 5वीं का संयम आमतौर पर अपना दिया गया कक्षा कार्य नहीं करता है। स्थिति को संबोधित करने का सबसे अच्छा उपाय यही हो सकता है कि ठीक है, आपका एक जो संयम है, एक बच्चा आपका वो क्या है कार्य नहीं करता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, माता पिता से बात करेंगे और उन्हें सलाह देंगे, या फिर उसे वैकल्पिक और सरल होमवर्क देंगे, उसकी कठिनाइयाँ जानने और कक्षा के काम को समायोजन करने के लिए उससे बात करेंगे। ठीक है, दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा का काम पूरा करने की मदद करेंगे। ये नहीं हो जाएगा। सबसे सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी, कि आप क्या है उसकी कठिनाइयों को जानेंगे और क्या करेंगे, क्या है उससे बातचीत करेंगे और क्या है उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे कि उससे क्या है कार्य करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑप्शन जो है सी आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका मुस्कान परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग वर्जित होना चाहिए विषय पर परिचर्चा आयोजित की। आपकी जो मुस्कान है उसने क्या है डीजल वाहनों का उपयोग आपको वर्जित करना चाहिए, यानी बंद करना चाहिए आपको। तो मुस्कान द्वारा कक्षा में इस बहस को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं उसने क्यों आयोजित किया ये। वह छात्रों को आधुनिक वाहनों के उपयोग के फायदे के बारे में जागरूक करना चाहती है। यह छात्रों को इस यहाँ पे हो जाएगा वह हो जाएगा, यह नहीं होगा, वह हो जाएगा यहाँ पे। वह छात्रों को इस मुद्दे पर विविध परिप्रेक्ष्य की सराहना करने में मदद करता है। वह छात्रों को परिवहन में डीजल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर जागरूक कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वह जागरूक ही कर रही है कि आपको क्या है डीजल वाहनों को क्या है यूज नहीं करना है। तो ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है इसमें। ठीक है, इसमें छात्रों के विचारों पर उन्हें सही करने में मदद कर रही है, ये भी नहीं होगा आपका। सही उत्तर हो जाएगा सी, कि वह छात्रों को परिवहन में डीजल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर जागरूक करना चाहती है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका है कक्षा 5वीं में ईवीएस पाठ्य पुस्तक में 1000 साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल बरूनी अवलोकन पर आधारित एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा। आपका जो अल बरूनी है उस पर आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि अल बरूनी, एक प्रश्न पूछा जाता है कि अल बरूनी जो थे वो कहाँ के थे। तो अल बरूनी आपके थे उज्बेकिस्तान के। आपको याद रखना है कि अल बरूनी जो थे वो आपके थे उज्बेकिस्तान से आए थे आपके। तो क्या है उन्होंने भारत में जो है तालाबों के बारे में उन्होंने जो डिस्कवरी करी और तालाबों के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे टाइप के यहाँ भारत में तालाब पाए जाते हैं। आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आपको यही याद रखना है कि अल बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से आए थे और उन्होंने क्या है तालाबों के निर्माण पर आधारित उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। फिर आपको पूछा गया इसमें क्या उद्देश्य रहा होगा। तो आपको जो है इसमें सही और गलत, यानी ये है जो, अच्छा ठीक है, ये आपका एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है। इसमें एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है आपका। तो चलिए देखते हैं अब कि आपका जो है क्यों रखा गया आपका एनसीईआरटी में ये टॉपिक। यह शिक्षार्थियों को इतिहास के स्रोत को पहचानने में मदद करता है, बिल्कुल सही। यह शिक्षार्थियों को अवलोकन की रिकॉर्डिंग को बेहतर करना, अवलोकनों की रिकॉर्डिंग करना को बेहतर मदद करता है, ये गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद प्रौद्योगिकी की सराहना करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य भूमिका सराहना करने में मदद करता है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा आपका। तो यानी जो है ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा, यानी आपका जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए, सी और डी। अगला प्रश्न आपका,
ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति मदद करती है। आपकी जो है आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस में जो है हम एकीकृत जो है यानी क्या है एक साथ पढ़ाते हैं। आपका ईवीएस में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस जो है वो 3 से 5th क्लास तक पढ़ाई जाती है, ठीक है। और इसमें आपका 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, आपकी साइंस, एसएसटी जिसे हम सोशल स्टडीज़ बोलते हैं, और एक इन्वायरमेंट साइंस यानी आपकी ईवीएस, यानी आपका सामाजिक विज्ञान, आपकी साइंस, और एक होता है आपका पर्यावरण अध्ययन। ये 3 सब्जेक्ट आपके एकीकृत कराए हैं आपकी जो है एनसीएफ 2005 ने आपकी ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर। यानी बच्चे को क्या है अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे हम, बच्चे को इन्हीं 3 सब्जेक्टों का मिश्रण करके आपको ईवीएस की किताब दे दी गई, ठीक है। क्योंकि बच्चे को अलग अलग नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वह इतना सिलेबस कवर नहीं, इतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए ईवीएस में उसे सबकी नॉलेज दी गई है आपकी सामाजिक विज्ञान, साइंस और इन्वायरमेंट की। तो चलिए देखते हैं हम इसमें एकीकृत क्यों किया गया। आपका यह पूछा गया है कि बाल के लिए दृष्टिकोण का पालन करें और बड़ी संख्या में अवधारणा पेश करना, ठीक है। दी गई जानकारियों का विवरण से सीखें, ये भी नहीं होगा। फिर पाठ्यक्रम का बोझ कम करना और विशिष्ट विषयों को शामिल करना, नहीं। पाठ्यक्रम का बोझ कम करें और बच्चों को सार्थक ढंग में सीखने में मदद करें, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें कि पाठ्यक्रम का बोझ कम करना यानी आपके सब्जेक्ट को कम कराना और बच्चों को सार्थक ढंग से सीखने में आपकी मदद करता है, इसलिए आपकी ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति होती है। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस मूल्यांकन का व्यापक संकेतक नहीं है। नहीं है आएगा तो यानी आपको नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें से समानता की चिंता। समानता की चिंता होता है। अवधारणा मानचित्र, अवधारणा मानचित्र नहीं होता है। सहयोग होता है और न्याय की चिंता भी होता है। तो यानी आपका जो है इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है नेगेटिव ढूंढना था और हमारा नेगेटिव जो है वो है अवधारणा मानचित्र, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 7वां प्रश्न आपका कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में रणनीति के रूप में प्रश्न पूछने का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आप प्रश्न क्यों पूछते हैं। नियमों के पालन को बढ़ावा देना, नियम जहाँ पे भी आएंगे ये गलत हो जाएगा आपका, नियम जो होता है गलत होता है। कक्षा में जिज्ञासा जगाना, बिल्कुल सही, आप क्यूरोसिटी बढ़ाएंगे आप बच्चों की। अनुशासन जो होता है वो भी गलत होता है, और ध्यान आकर्षित करना भी इतना सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कक्षा में जिज्ञासा जगाने के लिए आप जो है प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है कि वाणी अपनी कक्षा में प्रत्येक 50 छात्रों को एक ऐसी गतिविधि में शामिल करना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इन उद्देश्यों में उपयोगी हो, यानी जिसमें बच्चा जो है एक्टिव रहेगा, करके सीखेगा अपने इंद्रियों के द्वारा, यानी कुछ मतलब कुछ टच करके, कुछ उनको चीज़ों को छू करके, देख करके, क्या है इंद्रियों के से शामिल होगी। ये आपसे पूछा गया इसमें। तो चलिए देखते हैं अब हम कि इनमें से कौन सा आपका सही रहेगा। प्रासंगिक ऑडियो वीडियो सामग्री के लिए स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग करना, किसी नज़दीकी स्थान पर क्षेत्रीय यात्रा का आयोजन करना। क्षेत्रीय यात्रा जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका बिल्कुल सही होता है। आपकी ईवीएस में कहीं कहीं पे भी आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको क्या है बच्चे को है क्लास से बाहर एक्टिविटी करानी है, उसे क्षेत्रीय भ्रमण पे ले जाना है, तो ये उत्तर आप बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए समुदाय में संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित करना, ये भी नहीं होगा। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना नहीं होगा, और फर्स्ट भी आपका गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपको बच्चों को बाहर ले जाना है, फील्ड एक्टिविटी करानी है आपको, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिका पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करता है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में मदद करते हैं, स्वतंत्र नहीं होगा। ये उपलब्ध मनोरंजन संसाधन है, ये भी नहीं होगा। ये शिक्षार्थियों को वास्तविक दुनिया से जोड़ने में मदद करते हैं, ये आपका सही लग रहा है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद करते हैं, नहीं। प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसमें, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ये आपका जो रॉन्ग हो रखा है ऑप्शन, तो जो है ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि ये शिक्षार्थियों को वास्तविक दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। तो बिल्कुल आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। तोरंग का अर्थ जंगल होता है, ये कई बार पूछा गया है, तो ये होता है आपका झारखंड में।
तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपका है, ये आपका जो है डायरेक्शन से रिलेटेड आपका प्रश्न है कि जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका स्कूल वाई पर स्थित है। हालांकि आप स्कूल जो है ठीक सामने है, लेकिन बीच में आपका राजमार्ग के कारण आप सीधा नहीं जा सकते हैं, तो आप पहले दक्षिण की ओर 125 मीटर जाएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। ये आपके जो है डायरेक्शन पे आपका प्रश्न पूछा गया है कि आपका स्कूल एक्स पे है, तो आप सबसे पहले क्या है 125 मीटर आप 125 मीटर आप जो है नीचे दक्षिण की ओर गए। फिर आप क्या है 100 मीटर लंबे सबवे को पार करते हुए, जो कि पूर्व की ओर है, ठीक है, पूर्व की ओर यहाँ पे आ गया। 100 मीटर आपका जो है सबवे आपने पार कर दिया, 100 मीटर सबवे है और अंत में वाई पर स्कूल पहुँचने 125 मीटर, फिर 125 मीटर जो कि उत्तर की ओर है, यानी उत्तर की ओर है आपका। फिर आप 125 मीटर फिर चले और फिर आप वाई पे पहुँच गए। ये आपसे पूछा गया वाई स्थिति स्कूल के संबंध में आपका घर एक्स कहाँ पे है, यानी आपको बताना है कि आपका घर एक्स जो है वह किस स्थान, किस डायरेक्शन में आपका। तो आप डायरेक्शन बना देंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये क्या है पश्चिम डायरेक्शन में आपका घर जो है इस ओर पड़ रहा है, कितना 100 मीटर पश्चिम की ओर। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 100 मीटर पश्चिम की ओर, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्या है आपका स्कूल से आपका घर है 100 मीटर, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 मीटर इधर को, ठीक है। ये आपके डायरेक्शन वाले प्रश्न भी पूछे जाता है आपके ईवीएस में। फिर आपका प्रश्न है आपका चलिए देखते हैं प्रश्न कि आज हम मिर्च के बिना खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जहां से आने वाले व्यापारियों द्वारा इन्हें हमारे देश में लाया गया। ये मतलब यह पूछा गया है कि आपकी जो हरी मिर्च है वह कहाँ से आई है। आपकी जो मिर्च है वह आई है दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका से जो है आपको यहाँ पे एक और चीज़ आई है, आपकी दो चीज़ें और आई है, आलू आलू और टमाटर। आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है आपका कई बार पेपर में कि आपका जो है हरी मिर्च के और आलू टमाटर आपके आए हैं दक्षिण अमेरिका से, और दक्षिण अफ्रीका से जो आया है वो आया है आपका कॉफ़ी। दक्षिण अफ्रीका से आया आपकी कॉफ़ी और भिंडी। दक्षिण अफ्रीका से आपका आया कॉफ़ी और भिंडी। फिर आपका अफ़गानिस्तान से तो नहीं, उतना नहीं, अफ़गानिस्तान से आपका बुक में नहीं, इंग्लैंड नहीं है, आपका यूरोप से है। आपका यूरोप से आया आपकी गोभी, यूरोप, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा यूरोप से क्या आया है, यूरोप से आया आपकी गोभी, गोभी और मटर। आपको याद रखना गोभी और मटर आपके यूरोप से आए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है वहाँ से आया आपका आलू टमाटर और हरी मिर्च। दक्षिण अमेरिका से आया आलू टमाटर और हरी मिर्च। दक्षिण अफ्रीका से आया आपका कॉफ़ी और भिंडी। अफ़गानिस्तान नहीं है आपका, यूरोप से आया गोभी और मटर। यूरोप से आया गोभी और मटर। ये आपको तीन याद रखने हैं, ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं। दक्षिण अमेरिका से आलू टमाटर मिर्च, अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी, यूरोप से गोभी और मटर, ठीक है। फिर 13वां प्रश्न आपका शहद, फिर आपको मधुमक्खियों के बारे में आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। चलो देखते हैं शहद की मधुमक्खी और उनके छत्ते में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है आपको पूछा गया है, यानी जो है आपको नहीं है पूछा गया है, आपको गलत ढूंढना है इनमें से कि छतों के बारे में कौन सा प्रश्न आपका इसमें गलत होता है। तो चलिए देखते हैं अब हम। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही। आपका जो वर्कर मधुमक्खी होती है वो होती है, बिल्कुल सही। छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं, बिल्कुल सही। छत्ते में क्या है कुछ ही नर होते हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल एक ही रानी होती है, बिल्कुल सही। नर मधुमक्खी छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका जो है इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपके छत्ते में अधिकांश मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खी होती है, बिल्कुल सही। फिर आपका छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये कुछ ही नर होते हैं आपका, बिल्कुल ये गलत होता है कि छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं, नर ज़्यादा होता है और एक ही रानी होती है। फिर सी आपके कि प्रत्येक मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, बिल्कुल सही, एक रानी होती है। और नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वह क्या है आपका रस लेकर के आते हैं अपने फूलों से, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा।
ठीक है, कि छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं, कुछ नर नहीं होते हैं, बहुत से नर होते हैं और एक रानी होती है। फिर होता है कि हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया, तो ये होता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, यानी ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे के लिए निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। पौधे के बारे में पूछा गया कि कौन सा इसमें सही होगा। तो चलिए देखते हैं हम। पौधे को सहारा देने के लिए आपका जो है पौधे का कार्य होता है, बिल्कुल सही। फिर ह्यूमस प्रदान करने के लिए, ह्यूमस आपकी जो है वो आपकी जड़ प्रदान करती है। भोजन भंडारण के लिए, बिल्कुल सही। और पानी और खनिजों को अवशोष करने के लिए, बिल्कुल ये भी सही आता है, यानी आपका ए, सी और डी इसमें सही हो जाएगा। ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा। ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा। 16 प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, सबसे पहले आपका होता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया एक, लद्दाख हो गया एक। उसके बाद दिल्ली हो गया आपका, दिल्ली। उसके बाद हो गया आपका चंडीगढ़, 14 से यहाँ पर लिख दो चंडीगढ़। उसके बाद दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, एक ही हो गया, डी से मैंने लिख दिया इसको। फिर उसके बाद होता है आपका पुडुचेरी, फिर होता है लक्षद्वीप और फिर होता है अंडमान निकोबार। ये आपको 8 होते हैं, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर, एक ही हो गए आप। फिर उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, 8 होते हैं। तो चंडीगढ़ होता है, लद्दाख होता है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर नहीं है, तो यही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन कच्चे तेल और पेट्रोलियम का उत्पादक करता है। कौन उत्पादक करता है, ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, गुजरात और तमिलनाडु, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आता है निम्नलिखित में से पक्षियों का एक ऐसा समूह का चयन करें जो जिनका प्रत्येक सदस्य वस्तु को हमारी दृष्टि से 4 गुना, यानी हमारी दृष्टि से 4 गुना अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका जो है कौवे, पतंग और बुलबुल नहीं हो जाएगा। जहाँ पे भी कौवा आएगा ये गलत हो जाएगा, तोता भी नहीं देखता, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि चील, पतंग और गिद्ध आपका जो है हमारे हमसे क्या है 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका 1900 प्रश्न आपका कि पोचमपल्ली, इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक शहर है जो एक खूबसूरत डिज़ाइन वाली सफ़ेद रंग की पोचमपल्ली साड़ियों के लिए और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह शहर अब किसका हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, एक हो जाएगा अगर सपोज दिया रहेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, केरल नहीं होगा। तो सबसे पहले जब ये अलग नहीं हुआ था तो उसका आंसर था आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए, तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका तेलंगाना। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे देगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आपको याद रखना है अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं होगा तो आपको आंध्र प्रदेश टिक कर देना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में तेलंगाना होगा तो ये तो बेस्ट हो जाएगा कि पोचमपल्ली जो साड़ी होती है वो आपकी तेलंगाना के लिए फेमस होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों का एक ऐसा समूह चुनें जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से भरपूर हो। आयरन से भरपूर होने के लिए आपका जो है इसमें आंवला, पालक और गुड़ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण हैं जो जोड़े में आते हैं। तो आपको याद रखना है मटर के पौधों पर आपका रिसर्च किया था जॉर्ज मैस्टल ने, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश ग्रामीण अपने लकड़ियों के घर को जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर ढलान वाली छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो आपका जो है आपने देखा होगा जो आसाम में क्या है बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो इसलिए क्या है उनके जो घर होते हैं वह जो बांस होता है उससे क्या है 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आसाम इसमें सही हो जाएगा।
फिर आपका 23वां प्रश्न है आपका कि भारत के मानचित्र पर दिल्ली की स्थिति के संबंध में गांधीनगर और पटना की स्थिति की दिशाएं क्रमश हैं। आपको जो है दिल्ली और गांधीनगर और पटना दिखाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको मैप ये लाया हूँ मैं। यहाँ पे मैप जो है, यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो है, यहाँ पे पूछा गया आपका दिल्ली, और यहाँ पे देख लेते हैं हम। दिल्ली जो है यहाँ पे जो है आपका, दिल्ली जो है यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे, और आपको जो है पटना, दिल्ली और गांधीनगर यानी गुजरात आपका यहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, और इधर पे क्या हो गया आपका पटना हो गया। यानी पहले आपको जो है गांधीनगर जाने के लिए आपको जो है दक्षिण में जाना पड़ेगा, और आपका इधर बिहार जो है आपका पटना जाने के लिए आपको जो है पूर्व में जाना पड़ेगा। तो दक्षिण और पूर्व इसका सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका सही हो जाएगा इसका उत्तर। तो चलिए देखते हैं अब हम दक्षिण पूर्व देख लेते हैं। पूछा कहाँ पे गया है, गांधीनगर और पटना की स्थिति। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा, मैंने बोला आपको कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे और फिर पश्चिम होंगे और दक्षिण पूर्व। यहाँ पे जो है पश्चिम इधर को है, और दक्षिण यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व यहाँ पे पूछा गया आपका। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया। मैं यहाँ पे मैप यहाँ पे बना देता हूँ आपको कि दिल्ली यहाँ पे है, और आपका बिहार यहाँ पे है, और आपका जो है गुजरात गांधीनगर यहाँ इधर पे कहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप दक्षिण आएंगे और फिर क्या हो जाएंगे आपका पश्चिम की ओर चलेंगे। दिल्ली यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, फिर पश्चिम यहाँ पे चले जाएंगे आप। मैप के द्वारा दिखाता हूँ आपको, हम जूम कर देते हैं मैप को। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका जो है दिल्ली जो है वह क्या है, यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे है। तो आपको जाना है यहाँ पे गांधीनगर, गुजरात जाना है आपको। ठीक है, तो ये तो आपको महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे आएंगे, आप दक्षिण में आएंगे, फिर आप क्या है, ये आपका गुजरात हो गया। तो यहाँ पे आप क्या है दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाएंगे, फिर आपको बिहार आना है, बिहार यहाँ पे है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप दक्षिण आएंगे और फिर क्या है पूर्व की तरफ जाएंगे, दक्षिण पूर्व आप बिहार की तरफ, और दक्षिण पश्चिम आप इधर जो आपका था गांधीनगर की तरफ। तो इसमें सही उत्तर देख लेते हैं अब हम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम गांधीनगर और दक्षिण पूर्व आपका जो है बिहार पटना की तरफ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके जो है मैप वाले प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं आपके, तो आपको एक बार इंडिया का मैप आपको देखना है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं आपका, कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा की योजना कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया ईवीएस जो होता है वो एकीकृत होता है। तो विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग शिक्षकों को व्यवस्थित करके, बिल्कुल गलत, अलग अलग शिक्षकों को व्यवस्थित नहीं करना है। पर्यावरण विज्ञान में विशेषता वाले अलग शिक्षक की आवश्यकता करेंगे आप, ये भी गलत हो जाएगा आपका, पहला भी गलत है। फिर देख लेते हैं, 2 या अधिक विषय के क्षेत्रों में एक ही पाठ में संयोजित करेंगे, कि 2 या अधिक विषय क्षेत्र में एक ही पाठ को संयोजित करेंगे, बिल्कुल ये सही है आपका। सभी विषयों को अलग अलग योजना से अलग अलग पढ़ाएंगे, नहीं, इससे बच्चों में क्या है बर्डन पड़ेगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को एक पाठ में संयोजित करेंगे। अगला प्रश्न आपका 25वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से कौन सा एक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी ईवीएस में जो है वो 6 थीमें पाई जाती हैं आपकी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपकी 6 थीमें कौन कौन सी होती हैं। ये हैं आपकी 6 थीमें आपकी ईवीएस में। सबसे पहले होता है परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। 6 आपकी थीम ईवीएस में पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम। आपका प्रश्न कह रहा था कि इनमें से कौन सी 6 थीम में से एक है, तो इनमें से एक हो जाएगी आपकी चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, यानी आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये नहीं होते आपके, इसे आप याद रखेंगे कि ईवीएस की 6 थीमें कौन कौन सी होती हैं, परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीज़ जो हम बनाते और करते हैं। फिर आपका 26वां प्रश्न आपका,
उपख्यानात्मक अभिलेखों में क्या करने से बचना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों को पहचान करना चाहिए, बिल्कुल सही। निर्णय और बयान देना चाहिए, नहीं। ताकत और कमजोरी की पहचान करना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चे की रुचि और संबंध के क्षेत्र को पहचानना चाहिए, नहीं, ये नहीं होता आपका। तो ऑप्शन जो है ए और सी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो है यहाँ पे पूछा गया आपका मुख्य रूप से समस्त स्थिति को पहचानना, ये सही हो जाएगा आपका। निर्णय और बयान देना हम करते हैं, निर्णय और बयान आपका अभिलेख में। ताकत और कमजोरी को नहीं, और जो है बच्चे की रुचि के संबंध के क्षेत्र को पहचाना, नहीं, ये नहीं होता आपका। तो ए और बी हो जाएगा इसमें, सॉरी, ये ए और बी हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए और बी आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका स्मिता अपने शिक्षार्थियों को लैंगिक असमानता और काम से संबंधित रूढ़िवादिता के बारे में जागरूक करना चाहती है। निम्नलिखित सुझावों में से स्मिता को अब कक्षा में क्या कराना चाहिए? आपसे पूछा गया है कि वो जेंडर रूढ़िवादिता जो आपकी चली आ रही है उसको क्या है ख़त्म करना चाहती है स्मिता। तो क्या करेगी वो अपनी कक्षा में? तो चलिए देखते हैं स्मिता को क्या करना चाहिए। प्रतिदिन छात्र कक्षा में झाड़ू लगाने के लिए केवल लड़कों के लिए करना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो एक ऑटो चालक है, ये आपका सही लग रहा है कि इससे क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता कम होगी कि औरत भी क्या है ऑटो चला सकती है। तो बी आपका ऑप्शन सही है। छात्रों को स्टीरियोटिपिकल मॉडल प्रस्तुत करना, नहीं। विभिन्न प्रकार के कार्यों का फ्लैश कार्ड दिखाना, नहीं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता कम हो जाएगी कि बच्चे देखेंगे कि एक महिला होकर के भी एक छात्र की जो माँ है वह क्या है ऑटो ड्राइवर चला सकती है। इसका मतलब लेडीज भी क्या है, जो लड़कियां जो है वह भी क्या है आपको ऑटो ड्राइवर चला सकती है, जो जेंडर रूढ़िवादिता को कम करेगा अपनी कक्षा में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 28वां प्रश्न आपका, पुनीत ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर और रूपरेखा बताई और उनसे भोजन पर अध्याय पढ़ने से पहले पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए कहा। पुनीत क्या चाहते हैं आपका? चित्र बनाने के लिए क्यों कहा आपका कि पाचन तंत्र से पहले उन्होंने चित्र बनाने के लिए कहा कि अच्छे ड्राइंग कौशल को विकसित करना, नहीं, गलत हो जाएगा। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, नहीं। परीक्षण करने की क्या शिक्षार्थियों को नामांकित चित्र बनाना चाहिए, नहीं, गलत हो जाएगा। पाचन के बारे में शिक्षार्थियों के विचार प्राप्त करना, बिल्कुल सही, कि उन्होंने चित्र बनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि क्या है वह शिक्षार्थियों के विचार जानना चाहते थे कि उन्हें पाचन के बारे में पता है या नहीं पता है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 29वां प्रश्न आपका, रचनात्मक मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी आपको नेगेटिव ढूंढना है, आपको गलत ढूंढना है, कौन सा नहीं है आपका। इसका उद्देश्य छात्रों की प्रगति पर निगरानी करना, बिल्कुल सही। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक मूल्यांकन में मदद कर सकती है, ये भी सही है आपका। इसे रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में रिपोर्ट किया जाना चाहिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें सीखने को बढ़ावा के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षक शामिल, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें गलत है, तो सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारोत्तोलक है, यानी आपकी वेट लिफ्टर है? तो सुनीता विलियम्स तो आपकी एस्ट्रोनॉट थी, नहीं। बचेंद्री पाल आपकी जो है माउंटेनियर थी, यानी आपकी क्लाइंबर थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। सूर्यमणि नहीं है, तो आपकी हो जाएगी कर्णम माहेश्वरी जो है, ये आपकी आंध्र प्रदेश से आती है, आंध्र प्रदेश से आती है, और ये क्या है आपकी वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का एक समूह है? जड़ों का कौन सा समूह आपका आपका हो जाएगा, गाजर है, चुकंदर है और मूली है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है, आपका डेजर्ट ओक आपका एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है। तो ये आपको पूछा गया है कि यह कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में। फिर आपका शिकार करने वाले नेफेंथिसिस पौधे, ये आपका जो है यहाँ पे आ गया आपका नेफेंथिसिस पौधे के बारे में आपका प्रश्न पूछा गया है। यह एक ऐसा पौधा होता है जो कि अपनी क्या है सुगंध से, आपकी स्मेल से जो है आपका जो है इंसेक्ट को क्या है, आपके चूहों, आपके जो कीट होते हैं उनको अपने ओर आकर्षित करता है, और जैसे वो इसके अंदर आते हैं वो अपना ढक्कन बंद करके इनको खा जाता है। इससे वह क्या है अपना न्यूट्रिशन पा लेता है, आपका नेफेंथिसिस पौधा, और ये आपका पाया जाता है मेघालय में।
तो चलिए देखते हैं इसके बारे में आपका पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया आपको। ठीक है, देखते हैं अब हम। ठीक है, कौन कौन सा इसमें सही है आपको पूछा गया है कि यह पौधा भारत में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही। यह पौधा क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और भारत के में कहाँ, मेघालय में पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, ये हो जाएगा यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, आपका भारत में यह पाया जाता है मेघालय में, और बाकी दुनिया में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। तो ए ऑप्शन तो आपका सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। कि इसका आकार जो है घड़े से मुंह का होता है। बिल्कुल सही, घड़े से मुंह का होता है और इसका मुंह एक पत्ते की तरह ढका रहता है। बिल्कुल बी भी ऑप्शन आपका सही है। ए सही था आपका। यह केवल छोटे कीड़ों को फंसा सकता है और खा सकता है। नहीं, ये क्या है, चूहों तक को, मैंने आपको बताया कि क्या है, चूहों तक को खा सकता है। तो छोटे कीड़ों एवं चूहों को तक को यह क्या है, खा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यह छोटे कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक सुखद ध्वनि ध्वनि नहीं करता है। ये ध्वनि गलत हो जाएगा। यह सुगंध पैदा करता है। आपकी जो कीट और चूहा उनको क्या है, आकर्षित करने के लिए यह एक सुगंध फैलाता है, जिससे जो है, जो आपके चूहे होते हैं वह इसकी ओर आकर्षित होते हैं और वह क्या है, अपना शिकार बना लेता है इन्हें। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। ए और बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है, जहां महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च निकाला। दांडी मार्च कहाँ है, आपको ये पूछा गया है। तो ये है आपका गुजरात में। आपको याद रखना, गुजरात में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंपकपी के साथ तेज बुखार का इलाज सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। यह किस बुखार में आपका काम आता है, ये आपसे पूछा गया है कि सिंकोना के जो आपके जो पेड़ की छाल होती है वह किसके लिए आपकी काम आती है। तो ये आती है आपकी मलेरिया से। और मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है आपका मच्छर से। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू आपका होता है मच्छर से। ठीक है, आपको याद रखना है। ये पूछा भी जाता है आपका कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू आपका मच्छर से होता है। और एक और प्रश्न आता है कि मच्छर में सबसे पहले आपका जो है एक्सपेरिमेंट किसने किया था। मच्छर का पेट फाड़ के आपका जो है, आपका बताया था आपका रोनाल्ड रॉस। ये एक साइंटिस्ट था आपकी रशिया के। इन्होंने क्या है, मच्छर का जो पेट फाड़ा था उसके बारे में बताया था कि जो मलेरिया होता है वह क्या होता है, आपके मच्छर से काटने से होता है। तो ये आपके प्रश्न बन जाते हैं मच्छर से रिलेटेड आपका। और जो आपका इसमें हो जाएगा कि सिंकोना के पेड़ से आप मलेरिया का इलाज करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका चिराऊ जो आपका कहाँ का नृत्य है, चिराऊ कहाँ का नृत्य है। तो चिराऊ के बारे में पूछा है। चिराऊ जो है आपका मिजोरम का नृत्य है, मिजोरम। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं, ये आपका जो है तमिलनाडु। यहाँ पे आपका मैंने भारत का मैप बनाया। तमिलनाडु जो है, यहाँ पे आपका केरला हो गया, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, और वह फिर क्या है, कर्नाटक भी यहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो आपका पूछा जाएगा तमिलनाडु का है, केरला, कर्नाटक भी है और आंध्र प्रदेश भी है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर 38वां प्रश्न आपका कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए। यानी आपको जो है गलत ढूंढना है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए आपको पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अब हम। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल सही है। अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल हासिल करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना, बिल्कुल सही है। खोजपूर्ण गतिविधियों में शामिल करेंगे। बच्चे को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध खोजने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, ये भी सही है आपका। फिर डी ऑप्शन आपके कि पर्यावरण मुद्दों को समझकर सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना, मात्रात्मक कौशल आपका गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है कक्षा 3 से 5 तक के लिए ईवीएस एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है। मैंने आपको बोला ईवीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एकीकृत होते हैं,
उसके बारे में आपका पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण की शिक्षा, अवधारणाएं और मुद्दे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी विज्ञान होता है, सामाजिक अध्ययन होता है और पर्यावरण, ये तीन आपके एकीकृत विषय के रूप में आपको ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं। फिर 40वां प्रश्न है, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये पूछा गया है। ईवीएस पहली से पाँचवीं तक पढ़ाई जाने वाली विषय है, नहीं, ये आपकी तीसरी से पाँचवीं तक पढ़ाई जाती है। कक्षा पहली और दूसरी के लिए ईवीएस भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही। कि पहली और दूसरी कक्षा में ईवीएस की किताब इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी गणित और आपकी जो भाषा की लैंग्वेज होती है आपकी हिंदी इंग्लिश, उनमें आपका ईवीएस के कुछ हिस्सा आपका डाला गया है, तो आपकी ईवीएस किताब इसलिए नहीं होती आपकी पहली दूसरी कक्षा में। कक्षा दूसरी, तीसरी और पाँचवीं के लिए ईवीएस के सभी मुद्दे नहीं, दूसरी तीसरी नहीं, कक्षा पहली और दूसरी के लिए ईवीएस नहीं। तो आपका जो है बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहली और दूसरी जो आपकी ईवीएस की किताब इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपकी भाषा और गणित में आपको ईवीएस पढ़ाया जाता है, और तीसरी से पाँचवीं तक आपकी ईवीएस की किताब होती है आपकी एनसीईआरटी की। फिर आपका बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने के लिए बहुत जगह मिलती है, इससे यह संकेत मिलता है। ईवीएस रट कर सीखा जाता है, रट कर आपका गलत हो जाएगा। ईवीएस जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है, या फिर ईवीएस बाल केंद्रित है, या फिर शिक्षण केंद्रित नहीं है। तो आपका बेटर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि ईवीएस जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है, या फिर ईवीएस बाल केंद्रित है। तो ये दो ऑप्शन आपके बचते हैं। अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने के लिए बहुत जगह मिलती है, ये आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईवीएस जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषय के तहत एक उप विषय है। मैंने आपको बताया ईवीएस के जो 6 विषय होते हैं, 6 थीम होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं आपकी, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। आपका ये आपकी नंबरिंग गलत हो रखी है यहाँ पे। आपका जो है ईवीएस में 6 थीम है आपका, परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा और चीज़ जो हम बनाते हैं, ये आपकी 6 आपके विषय होते हैं आपकी ईवीएस में, ठीक है। तो इनसे पूछा गया आपको, यहाँ पे पूछा गया है आपका कि विषय के तहत उप विषय है, तो परिवार एवं दोष आपका विषय होता है, और जानवर भी होता है आपका, और चीज़ें जो हम बनाते हैं और सीखते हैं ये भी होता है आपका। जो है यहाँ पे भोजन भी होता है आपका, जो है जानवर नहीं होता है। जानवर जो है आपका ये सब विषय में उप विषय में आता है, ठीक। आपके 6 विषय में आपका जानवर नहीं आता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका जानवर जो है ये उप विषय होता है, इन विषय के अंदर भी आपके अंदर विषय रहते हैं, लेकिन आपको अगर 6 विषय के बारे में पता हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। परिवार और दोस्त आपका विषय होता है, भोजन आपका विषय होता है, फिर चीज़ें जो हम बनाते सीखते हैं आपका विषय होता है, और जानवर आपका उप विषय होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षक के लिए वांछनीय अभ्यास है, वांछनीय अभ्यास है। चलिए देखते हैं अब हम कि विविध कक्षाओं के लिए बहु सांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना, बिल्कुल सही। बच्चों को ईवीएस की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के प्रोत्साहित करना, ईवीएस के 6 विषयों को रैखिक व्यवस्था, या फिर केवल पाठ्यपुस्तक पर भरोसा। केवल पाठ्यपुस्तक पर जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। ईवीएस के 6 विषय भी नहीं होगा। बच्चों के लिए ईवीएस की अवधारणा को संबंधित सबसे बेटर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा कि विविध कक्षाओं के लिए बहुसांस्कृतिक आयाम का संबोधित करना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 44वां प्रश्न है, बच्चों द्वारा ईवीएस के ज्ञान निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, अच्छा ये आपका जो है एमसीक्यू, आपका एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है आपका। तो चलिए देखते हैं हम कि बच्चों के लिए क्या है। बच्चों को सक्रिय होना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों के समुदाय के सदस्य, कि बच्चों को क्या है ग्रुप में रहना चाहिए, तो नहीं, ये नहीं हो जाएगा आपका। फिर है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तक, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक भी हेल्पफुल होती है, बिल्कुल सही। विवरण और परिभाषा ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में दी गई है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ए और सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चों को ईवीएस सिखाने के प्रभावी ढंग में शामिल किया जा सकता है, कौन कौन से ढंग आपके शामिल किए जा सकते हैं। फिर से आपका एमसीक्यू टाइप का आपका प्रश्न है
कि कौन सा आपके शामिल किए जा सकते हैं ईवीएस पढ़ाने के लिए। आप जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा व्याख्यान, हो जाएगा आपका व्याख्यान विधि जो होती है आपकी, व्याख्यान होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो है कहानियाँ भी सही हो जाएगा आपका ईवीएस पढ़ाने के लिए। शिक्षक द्वारा अवधारणा की प्रभावी व्याख्या करना, कि शिक्षक ने जो अवधारणा बनाई वो, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर शिक्षक द्वारा अवधारणा का प्रभाव प्रदर्शन और स्पष्टीकरण, तो जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए और बी आपका सही लग रहा है मुझे, तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। कि शिक्षक की अवधारणा जो होती है गलत हो जाती है आपकी ईवीएस में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि ईवीएस में सीखने की में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। किस सिद्धांत का आप पालन करेंगे? वैश्विक से स्थानीय नहीं, अमूर्त से ठोस, गलत जवाब हो गया आपका। फिर आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे आप, नहीं, आपका जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे, ठीक है, ये आपका सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी प्रजाति अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है? अपनी गर्दन से झटके से आगे पीछे करती है, तो जो झटके से आगे पीछे करती है वो होती है आपकी मैना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उल्लू जो है वह केवल क्या है आपका जो है गर्दन को आगे पीछे करता है, लेकिन जहाँ पे भी आ जाएगा कि झटके से आगे पीछे करती है वो होती है आपकी मैना, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ कर देता है। जो अपनी गर्दन को झटके से जो करती है वो करती है मैना, और केवल आ जाएगा कि गर्दन को आगे पीछे करना, तो ये आपका करता है उल्लू। फिर आपका 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने का प्रभावी संसाधन है? संसाधन है पूछा गया आपका, परिवार एवं सदस्य, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा, तो जो है इसका बेटर ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें जो है मुझे लग रहा है एमसीक्यू टाइप का प्रश्न आपका, जी एमसीक्यू टाइप का प्रश्न आपका, कि ईवीएस सीखने के लिए आपका जो है कौन सा आपका संसाधन सही हो जाएगा। तो परिवार के सदस्य नहीं होगा, समुदाय के सदस्य भी नहीं होगा, समाचार पत्र सही होगा, और कक्षा में भी आप सीख सकते हो, तो सी और डी आपका सही हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में सी और डी, बिल्कुल सी और डी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका ईवीएस में अगला प्रश्न आपका कि ईवीएस में सीखने के रचनात्मक मूल्यांकन करना आपको के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है, उपकरण नहीं है। पोर्टफोलियो सही है आपका, ये एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चों की डे टू डे एक्टिविटी होती है, यानी बच्चे ने क्या है जब से एडमिशन लिया और जब तक वो स्कूल में रहता है वो क्या करता है, कितनी उसकी नंबर आई, कितना उसका एकेडमिक रहा, ये आपकी पोर्टफोलियो फाइल होती है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। रेटिंग स्केल भी सही है आपका। फिर है उपख्यानात्मक अभिलेख, ये भी सही है आपका। फिर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आपका गलत है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो होता है ये क्या है आपका, जो अंत में जो आपका एनुअल एग्जाम होता है, तो इसमें क्या है बच्चों में जो है इंप्रूव करने की गुंजाइश नहीं होती है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपको जो है हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपका ईवीएस में जो है हाथियों के बारे में बहुत आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं हम इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। कि हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हुए दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और टहनी खा सकता है, 200 किलो नहीं 100 किलो खाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो एक हाथी होता है वह क्या है 100 किलो तक आपकी पत्तियां खाता है। उन्हें मिट्टी में खेलना पसंद है और मिट्टी का पानी उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, बिल्कुल सही। एलिफेंट हर्ड में सबसे उम्रदाज मादा हाथी, ये सब कुछ तय करते हैं, बिल्कुल सही। आपका जो है हाथियों के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया कि हाथी जो है वह क्या है सबसे ज़्यादा आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं यानी, और क्या है 100 किलो, या आपका 200 किलो नहीं होगा यहाँ पे, क्या है गलत इसलिए है क्योंकि 100 किलो खाते हैं, 100 किलो पत्ती एक दिन में खाते हैं। और उन्हें क्या है मिट्टी में खेलना पसंद है, वह क्या है मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते हैं, और जो उनके बड़े बड़े कान हैं उनको पंखों की तरह यूज करते हैं अपना। और जब हाथी जो है मेल हाथी जो रहता है वह जब 13 से 15 वर्ष तक का हो जाता है वह क्या है छोड़ देता है, और उसमें केवल और केवल आपकी जो मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। और जो आपकी एलिफेंट जो हर्ड यानी आपका जो झुंड होता है उसकी जो सबसे जो आपकी जो है
जो तय करती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपकी होती है उम्र-दराज मादा हाथी। यानी आपकी जो है जो सबकी सबसे उम्र में, यानी आपकी जो बुड्ढी हथनी होती है, वह क्या है सब कुछ तय करती है उस झुंड के लिए। तो जो है ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा। ए, सी और डी। ए, सी और डी ये आपका गलत हो रखा है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। ए, सी और डी, ठीक है, एक ही बात है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने देखा आपके जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ईवीएस पेडागोजी के। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।